Hello student, good morning all of you. Welcome to VK Education Classes. I am विक्रम कुमार गौतम. बेटा अब तक हम क्लास 12 में बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, जो आपके एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 था, जिसका नाम था ह्यूमन रिप्रोडक्शन. तो हमने अगर पिछले लेक्चर्स की बात करें जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने डिस्कस किया हुआ था, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमने मोस्ट ऑफ द जो एंटीरियर पार्ट होता था उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया हुआ था. अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर पिछला जस्ट लेक्चर जिसमें से हमने पहले लेक्चर में कुछ फंडामेंटल चीज़ों को समझने की कोशिश की थी, हम रिप्रोडक्शन के बारे में, जिसमें हमने प्यूबर्टी के बारे में देखा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ था. फिर उसके बाद हमने ये देखा हुआ था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है और कैसे काम करता है. क्लियर हुआ? तो हमने पिछले लेक्चर्स को रिकॉल करें तो आपको एनसीईआरटी का हमने बेटा डायग्राम बनाया हुआ था और हमने स्पष्ट तरीके से उस डायग्राम को डिफाइन किया हुआ था और बताया था कि आपको कौन सा ऑर्गन कहाँ पे सिचुएटेड होता है. ठीक है, तो हमने देखा था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, जिसमें आपको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में डिस्कस किया हुआ था. बेटा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता था, तो हमने क्या बताया हुआ था, टेस्टिस, एंड टेस्टिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल. मेल का वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के नाम से जाना जाता है. दूसरा हमने कुछ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के नाम से हमने देखा था. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों कहा जाता था हमने देखा था, क्योंकि उसका दूसरा नाम होता है क्या, गोनैड्स भी कहते हैं. क्लियर हुआ? गोनैड्स भी हमने नाम लिया हुआ था. तो गोनैड्स यदि कहा जाए मेल गोनैड्स तो टेस्टिस का नाम लिया, अगर फीमेल गोनैड्स का नाम लिया तो ओवरी हुई. और वो टेस्टिस इज द होमोलॉगस ऑफ ओवरी. ओवरी की होमोलॉगस होता है, ये माना जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है. तो टेस्टिस जो होता है वो होमोलॉगस किसके होता है, ओवरी के. क्योंकि ओवरी में भी आपको क्या होती है, मियोसिस के दौरान गैमेट्स बनता है, जबकि टेस्टिस में भी मियोसिस के दौरान क्या होता है, गैमेट्स बनता है. तो हमने ये आपको डिफाइन किया हुआ था. कुछ हमने एसेसरी डक्ट्स के बारे में आपको डिफाइन किया हुआ था, कुछ ग्लैंड्स को हमने बता रखा हुआ था, और फिर हमने आपको क्या हुआ था, कुछ आपको एक्सटर्नल जेनिटालिया जो होता है उसके बारे में. अगर रिकॉल करें तो अब तक हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, मेल रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन में हमने ये देखा हुआ बेटा कि आपका क्या होता था, टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. फिर उसके बाद हमने देखा था स्क्रोटम को देखा था, टेस्टिस देखा था, फिर हमने एपिडार्मिस देखा था, फिर हमने आपको वास्ट डिफरेंस बताया था. फिर वास्ट डिफरेंस कहाँ पे खुलती है, आपको एक सेमानल वेसिकल्स के बारे में देखा था. इजैकुलेटरी डक्ट हमने डिस्कस किया हुआ था. यूरेथ्रा में जाके खुलती है, जिसमें हमने ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस किया, जिसमें सेमानल वेसिकल आपको 2 होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड 1 होती है, और एक था आपको 2 होती है क्या, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड. बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स के बारे में हमने आपको डिस्कस भी किया था कि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स जो होती है वो किसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. क्लियर हुआ? शायद आपको याद भी होगा, है ना. आज क्वेश्चन देने वाला नहीं हो, क्वेश्चन तो मैं बाद में दे दूंगा आपको. तो हमने क्या किया, रिकॉल किया था जो हमने पिछले लेक्चर्स को हमने कंटिन्यूअस फिनिश किया हुआ है, और उसी के जस्ट आगे का पार्ट हमको क्या हुआ, कंटिन्यूअस करना. तो आज थर्ड लेक्चर्स है. सॉरी बेटा, सॉरी आपको थोड़ा सा मिस्टेक हो गया. तो लेक्चर्स यहाँ पे लिख लो, 12th क्लास है बेटा आपका, और हम चैप्टर नंबर 3 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, लेक्चर नंबर 3 के बारे में. क्लियर है? डिफाइन. अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे. हम अपने टॉपिक पे वहां से स्टार्ट करते हैं जहां से हमने फिनिश किया हुआ था. तो हमने देखा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो एनसीईआरटी का फिगर देखा था वो हमने खत्म किया हुआ था. फिर हमने बताया था आपको एक्सटर्नल जेनिटलिया क्या होता है, पेनिस को हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल जेनिटलिया के नाम से जानते हैं. ठीक है, उसको एक्सटर्नल जेनिटलिया कहा जाता है, जो पेनिस होता है, अर्थात बॉडी से बाहर जो ऑर्गन्स मिलता है उसको हमें एक्सटर्नल जेनिटलिया में रखा जाता है. तो क्लियर है, एक्सटर्नल जेनिटलिया एंड इंटरनल जेनिटलिया, ये दोनों वर्ड आपको याद है. फिर हमने क्या किया कि इन सारे का सिचुएशन देखा, कुछ डायग्राम हमने अलग से आपको प्रोवाइड किया हुआ था और आपको बनाने के लिए भी कहा था, आप रफ कॉपी पे या फिर बनाने की हैबिट बना लो, उसमें बिल्कुल अच्छी तरीके से डिफाइन किया हुआ है. क्लियर है? तो अच्छी तरह से डिफाइन किया हुआ था, उसके बारे में हमने डिस्कस किया. अब आपका बड़ा इंपॉर्टेंट ये था कि आपको लिखा हुआ था एनसीईआरटी में पहले लाइन में, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज सिचुएटेड ऑन द पैल्विस रीजन. जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो सिचुएटेड होता है कहाँ पे, आपको पैल्विस रीजन में होता है. क्लियर हुआ? पैल्विस रीजन में पाया जाता है. अब बात आती है कि उसमें से ऑर्गन का आज का हमको डिस्कस करना है. 2 चीजें फिनिश करना आज में. आपको स्क्रोटम के बारे में बताऊंगा बेटा, और दूसरा पॉइंट आपको टेस्टिस के बारे में. ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं.
ये लेक्चर जो टॉपिक आपके दोनों है स्क्रोटम और टेस्टिस, मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्या है आपको टेस्टिस। तो टेस्टिस का बिल्कुल डिफाइन करके हम दिखाएंगे, कुछ आपको ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड पे हमने फिगर भी ड्रा किया हुआ है टेस्टिस का, उसको हम डिफाइन करेंगे अभी बारी बारी से। फिर हमने यहाँ पे कुछ लेयर्स के बारे में डिस्कस किया हुआ स्क्रोटम के बारे। तो सिर्फ आप पहले मेरे लेक्चर्स को ध्यान से देखिए, फिर आप व्हाइट बोर्ड पे जो भी हम डिफाइन करेंगे उसको देखिएगा। स्टार्ट करते हैं बेटा। तो पहला पॉइंट ये रहा, स्टार्टिंग में क्या लिखा, द टेस्टिस, आपको ये लिखा हुआ है बेटा, द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी within a pouch called as scrotum। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड लिया गया, आपको क्या लिया गया बेटा, स्क्रोटम। ध्यान से सुनिएगा, स्क्रोटम जो होता है, स्क्रोटम क्या होता है, तो हमने बताया ये कि टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ध्यान रखिएगा, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर क्या होती है, टेस्टिस आपको प्रेजेंट होती है, और सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन द पाउच। एक पाउच थैलेनुमा बैग लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखता है, उसमें वो क्या होता है बेटा, आपको सिचुएटेड रहती है, एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द स्क्रोटम, और उसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं, जिसमें वो टेस्टिस प्रेजेंट होती है। जैसे आपको ये हमने स्ट्रक्चर दिखा था, ये लेयर है, ये टेस्टिस है, टेस्टिस एक पाउच लाइक थैले में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ये बेटा आपको पेनिस हुई और ये टेस्टिस हुआ। तो टेस्टिस एक पाउच लाइक थैले में प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहा जाता है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आती है कि स्क्रोटम जो होता है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर क्यों होता है। इंटरेस्टेड है कि ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर क्या होता है, तो आपको साफ साफ इंसाइड लिखा हुआ है कि आपको जो स्क्रोटम होता है, वो स्क्रोटम क्या होता है, बॉडी के टेम्परेचर से स्क्रोटम के अंदर का जो टेम्परेचर होता है 2 से 2.5, ये ध्यान रखिएगा, 2 से, ये किस पे हेल्प करता है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होता है, लो रखता है, और स्क्रोटम के अंदर पाया जाता है। क्यों ऐसा होता है, इसलिए टेस्टिस बाहर होती है ह्यूमन बीइंग में जो टेस्टिस होती है बाहर इसलिए सिचुएटेड होती है क्योंकि ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो बेटा आपको पता होगा 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि आपको क्या होता है, स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। ध्यान से सुनिए लेक्चर को कि स्क्रोटम जो होता है वो क्या होता है, ब्लूड लाइक पाउच लाइक थैला होता है, जिसको हम लेदर पाउच कहा जाता है बेटा। एक्चुअली क्या होता है, जो स्क्रोटम होता है वो लैटिन वर्ड होता है, ध्यान रखिएगा, स्क्रोटम जो होता है ना वो लैटिन वर्ड है। स्क्रोटम का मतलब होता है लेदर पाउच होता है, लेदर लाइक पाउच होता है, थैला होता है, जिसको ही हम क्या कहते हैं, स्क्रोटम, और उसी के अंदर क्या होती है, टेस्टिस आपको प्रेजेंट होती है। तो हमने बताया वो टेस्टिस बॉडी के अंदर क्यों नहीं रहती है, वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर भी प्रेजेंट रह सकती है, लेकिन वहां पे इसलिए नहीं रहता है, वो बाहर आपको स्थिर रहता है, सिचुएटेड रहता है ब्लूड लाइक पाउच के अंदर। क्यों, क्योंकि बेटा आपको बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो 30 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि आपको एक स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए क्या होते हैं, आपको रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। उतने टेम्परेचर पे फेवरेबल टेम्परेचर नहीं होता है स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए। इस वजह से नेचर ने क्या हुआ, प्रकृति में ऐसा कंडीशन आपको सारे एक ड्रामा की तरह है, जो एक किसी न किसी रीजन से कनेक्टेड है। तो सारी वो चीजें हम घटनाएं देख रहे हैं कि ये कैसे प्रकृति नेचर ने आपको बनाया हुआ है या कैसे इसमें रचा हुआ है। तो वो क्या हुआ, बॉडी की कैविटी से बाहर आ गया, बॉडी की कैविटी से बाहर स्क्रोटम रहा, जहां पे टेम्परेचर क्या होता है 2 से लेकर 2.5 डिग्री टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, एंड दिस टेम्परेचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पर्म प्रोडक्शन। स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए होता है, क्योंकि 37 डिग्री सेल्सियस पे मियोसिस नहीं हो सकती। ध्यान रखिए, बॉडी के अंदर टेस्टिस रहती है, तो हम जानते हैं क्या, टेस्टिस के अंदर क्या बनता है बेटा, स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। तो अब वो स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए, और गैमेट कैसे बनते हैं, क्या होता है, मियोसिस होती है, पता है ना, सेल डिवीजन के बारे में हमने देखा हुआ। मियोसिस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, गैमेट्स के फॉर्मेशन के लिए। तो जब मियोसिस होगी तो वो क्या होगा, उसका टेम्परेचर 37 डिग्री टेम्परेचर उसका फेवरेबल नहीं होता। इस वजह से वो क्या होता है, टेस्टिस जो होती है वो आपको एक पाउच लाइक थैले में सिचुएटेड है, जहां पे स्क्रोटम का टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, कम होता है, और वो फेवरेबल टेम्परेचर होता है जिस पे आपको क्या होता है, मियोसिस हो सकती है।
होती है और जहां पे आपको क्या होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन होता है टेस्टिस के अंदर। क्लियर हो गया? इस वजह से क्या होता है, जो स्क्रोटम होता है, टेस्टिस जो होती है वो मेल में, ह्यूमन बीइंग में मेल में क्या होती है, बाहर होती है एब्डोमिनल कैविटी से। अब बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ध्यान सुनिएगा। शुरुआत से ही बाहर नहीं रहती है, थोड़ा सा एनसीईआरटी के बियॉन्ड जाते हैं। शुरुआत से बाहर नहीं रहती है बेटा। वो क्या होता है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब भ्रूणी अवस्था होती है, जब गर्भ में क्या होता है, बच्चा होता है, बेबी होता है, तो उसका जब डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियोनिक, तो सारे ऑर्गन्स बनते हैं। तो उस टाइम जब ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है तो टेस्टिस का भी फॉर्मेशन होता है। टेस्टिस जब बनती है तो वो एब्डोमिनल कैविटी में ही होती है। और जब वो आफ्टर 7 मंथ, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का बेबी का 7 मंथ आपको क्या होता है, क्लियर होता है, डेवलप कर जाता है, तो उस टाइम 7 मंथ के बाद क्या होता है, टेस्टिस क्या होती है, डिसेंड आउटसाइड द बॉडी। वो एब्डोमिनल कैविटी या बॉडी के बाहर आपको क्या होती है, डिसेंट हो जाती है। एंड किसके सजेशन में, तो वो आपको नोट करके रखेगा। आपको दिया है टेस्टिस डिसेंड इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आफ्टर 7 मंथ्स बाय द इंग्वाइनल कैनाल। ये आपको जिपमर का क्वेश्चन बेटा एनसीईआरटी नहीं दे रखा हुआ है, तो वो ध्यान रखिएगा कि आपको एक इंग्वाइनल कैनाल का नाम याद रखना है। किसका नाम याद रखना है बेटा, नोट कर लेना, इंग्वाइनल कैनाल। ठीक, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कैनाल का नाम होता है। इंग्वाइनल कैनाल होती है, ये इंग्वाइनल कैनाल ही क्या करती है, इसके हेल्प से क्या होता है, वो टेस्टिस क्या होती है, कहां पे आपको डिसेंट होती है, स्क्रोटम के अंदर। कब होती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, आफ्टर 7th मंथ ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियो के 7 मंथ के बाद वो टेस्टिस क्या होती है, इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू क्या होती है, वो बेटा आपको डिसेंट हो जाती है, किसके अंदर, स्क्रोटम के अंदर। आगे ना समझ में, तो नाम आपको याद रखना है, ये इंग्वाइनल कैनाल। ये आपको नीट वगैरह में तो नहीं पूछा है, लेकिन हर क्लास में एम में जिपमर में कई बार पूछ लिया गया। ठीक है, तो इसलिए वो नोट कर लीजिएगा, आपको वो हमने बता दिया। बड़ा इंपॉर्टेंट लिखा है, ये क्या आता है, हाँ ध्यान रखिएगा। एक और इसके साथ साथ याद रखिए, इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू, इंग्वाइनल कैनाल के पास क्या क्या नर्व्स होती है उसका नाम देखा गया, जेनाइटो फीमोरल नर्व एंड इलियो इंग्वाइनल नर्व प्रेजेंट इन इंग्वाइनल कैनाल। इंग्वाइनल कैनाल के अंदर कौन कौन सी कैनाल प्रेजेंट होती है, तो 2 कैनाल्स का नाम कभी कभी पूछ लिया गया है, तो वो 2 कैनाल्स के आपको नाम याद रखने हैं, जो आपको इंग्वाइनल कैनाल के अंदर आपको नर्व्स पाई जाती है। सॉरी, नर्व्स के बाद इंग्वाइनल कैनाल के अंदर 2 नर्व्स पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा, एक हमने बताया आपको, पहला आपको क्या होता है, जेनाइटो फ्यूमोरल। ठीक, ध्यान रखिएगा, आपको हमने बताया बेटा जेनाइटो फ्यूमोरल नर्व, जेनाइटो फ्यूमोरल नर्व होती है, और एक होती है बेटा इलियो इंग्वाइनल नर्व। ध्यान रखिएगा, इलियो इंग्वाइनल नर्व। ये 2 नर्व बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो रेयर केस में पूछे जाते हैं। हर क्लास में आपको मेडिकल में जाओगे बेटा, सारी नर्व्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए हमने कहा ना कि पहले से इतना एफर्ट तो आपको करना चाहिए, इतना पढ़ना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू क्या होते हैं, 7 मंथ के बाद आपको डेवलपमेंट की एम्ब्रियोनिक के टेस्टिस जो होती है वो डिसेंट हो जाती है, किसके अंदर, किसके अंदर हो जाती है, स्क्रोटम के अंदर। और उसमें आपको इंग्वाइनल कैनाल बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इंग्वाइनल कैनाल के अंदर आपको 2 प्रकार की नर्व्स पाई जाती है, जिसमें से बड़ी फेमस है जेनाइटो फीमोरल नर्व्स होती है, और एक होती है इलियो इंग्वाइनल नर्व। 2 नर्व्स के आपको नाम लिखना है, वो नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लियर है? थोड़ा सा स्पेस जगह कम है तो बेटा आपको रिमूव हमेशा करना पड़ता है बार बार, तो पहले आप उसको नोट कर लीजिए। जैसे हम आपको क्लियर करते हैं तो आप नोट डाउन करते चलिएगा। क्लियर है? ताकि आपको आगे की सारी चीजें स्पेस मेरे पास बचता रहे और आपको मैं क्लियरली और सारे नोट्स देता रहूं। आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा नोट्स दूंगा इसमें, एक्स्ट्रा स्टॉक के बारे में, एनसीईआरटी के बियॉन्ड भी बहुत पढ़ेंगे समझने के लिए, क्योंकि पूछे जाते हैं, हमको सारी चीज कनेक्ट करके देखनी है। क्लियर हुआ? सब बताएंगे बेटा, आप बिल्कुल मेरे ऊपर भरोसा रखिए, मैं सारी चीजें आपको प्रोवाइड करवा दूंगा लेक्चर्स के दौरान।
अब अगली पॉइंट देखिए, हमने स्क्रोटम के बारे में डिस्कस किया। अब बड़ी इंपॉर्टेंट है कि क्या होता है कि ह्यूमन बीइंग में जनरली क्या होता है, स्क्रोटम टेस्टिस जो होती है वो ऑलरेडी क्या होती है, जनरली प्रेजेंट रहती है, सिचुएटेड रहती है कहाँ, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर। लेकिन कुछ एनिमल्स होते हैं जिसमें आपको टेस्टिस जो होती है वो आपको बॉडी के एब्डोमिनल कैविटी से बाहर नहीं होती है, वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही होती है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है आपको जानकर कौन कौन से होते हैं एग्जाम्पल, तो नोट कर लीजिएगा, आपका बड़ा इंपॉर्टेंट नोट आपको दे रहे हैं। वो होता है कौन, जो आपको हमेशा टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं होता है, वो इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी या इनसाइड द बॉडी के अंदर पाया जाता है, उसमें आपको आता है बेटा। वो कौन कौन से मैमल्स हैं तो आपको बताओगे, वेल, ठीक है। वेल एंड डॉल्फिन जो होते हैं इनमें क्या होता है, वेल, डॉल्फिन, रैट, ये सारे आपको एग्जांपल में जो हमने दिया, रैबिट, क्लियर हुआ। थोड़ा सा डाउट रहेगा तो कल लेक्चर में आपको बता देंगे, वैसे नोट डाउन तो हमने किया नहीं है। तो रैट होगा बेटा, वो है वेल एंड एलिफेंट, दो एग्जांपल बड़े इंपॉर्टेंट, एलिफेंट एंड रैट, ठीक है। इनकी जो इनके जो टेस्टिस होते हैं ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर रहते हैं, इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, आउटसाइड नहीं रहते एब्डोमिनल कैविटी के, ठीक है। अब कहोगे कि क्यों रहते हैं इसके अंदर, उसका भी रीजन आपको है बेटा, वो क्लियर कर देता हूं। क्योंकि उनकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री से पहले से ऑलरेडी लो रहता है। उनकी बॉडी, ऐसा नहीं कि एलिफेंट बहुत ब्रॉड है तो उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, उसके बॉडी का टेम्परेचर कम होता है ह्यूमन बीइंग के टेम्परेचर से। तो जब ऑलरेडी पहले से कम है तो उतने उसकी बॉडी का टेम्परेचर इतना फेवरेबल है कि उसके बॉडी के अंदर भी टेस्टिस प्रेजेंट है, तो मियोसिस हो जाएगी और स्पर्म का प्रोडक्शन हो जाएगा। इस वजह से क्या होता है कि जो टेस्टिस होती है उनके एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही पाए जाते हैं, एलिफेंट एंड वेल के अंदर, क्लियर हुआ। दो एग्जांपल बड़े इंपॉर्टेंट, दो ऑलरेडी पहले से उसी में प्रेजेंट होते। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूं बेटा लेक्चर्स के दौरान। कुछ एनिमल्स होते हैं जिनमें से सीजनल ब्रीडर्स, जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं उनमें सीजन के अनुसार ही जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम आएगा तभी जाके जो टेस्टिस होगी वो स्क्रोटम के अंदर एंट्री करेगी, आउटसाइड द बॉडी आएगी, अन्यथा वो इनसाइड द बॉडी रहती है, इनसाइड द एब्डोमेन करती है। बड़ा इंटरेस्ट रहेगी नहीं कि जब उनको ब्रीडिंग सीजन होती है तो उस सीजन पीरियड वो आपको कॉपुलेशन के दौरान ही क्या होता है, टेस्टिस बाहर आएगी, अन्यथा वो बॉडी के अंदर रहती है। और वो आपको एग्जांपल में दे देता हूं बेटा, वो होता है कौन, बैट होता है, ठीक है। बैट और रैट के अंदर साथ, बैट तो एग्जांपल बड़ा इंपॉर्टेंट है, बैट चमगादड़, और एक रैट होता है उसके अंदर रैट एंड वाटर, ये दो तीन एग्जांपल आपको मिलते रहेगा, वाटर, रैट एंड बैट। ये तीनों में सीजनल जो ब्रीडर है, ये इनके सीजन में जब आपको इनका ब्रीडिंग पीरियड आता है तभी जाके वो क्या होती है बेटा, जो टेस्टिस होती है वो आउटसाइड आती है, अन्यथा वो पहले उसी में इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही रहती है। समझ में आ गया होगा सर, क्लियर हुआ। ये सारी चीजें आपको हमने बताया। अब बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि आपको क्या होता है, टेस्टिस जब डिसेंट नहीं होती, मतलब टेस्टिस बॉडी के अंदर ही जाए, डिसेंट ना हो और इसके अंदर स्क्रोटम के अंदर ना आए, तो उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं बेटा, आपको क्रिप्टॉर्किज्म, ध्यान रखिएगा, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं क्रिप्टॉर्किज्म। नहीं में आती गई, यस सर बेटा। क्रिप्टॉर्किज्म का मतलब होता है नो डिसेंट ऑफ टेस्टिस आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के बाहर जब टेस्टिस डिसेंट नहीं होती है किसी रीजन बस, ध्यान रखिएगा, कभी कभी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, हम वो एनिमल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ह्यूमन बीइंग की बात। जब ह्यूमन बीइंग में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, टेस्टिस डिसेंट नहीं हो पाती स्क्रोटम के अंदर, तो वो आपको डिजीज होती है, या फिर उसके लिए, उस कंडीशन के लिए वर्ड यूज किया जाता है बेटा, आपको क्या कहते हैं, क्रिप्टॉर्किज्म कहा जाता है। ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। क्रिप्टॉर्किज्म का मतलब नो डिसेंट ऑफ टेस्टिस इन आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान वो टेस्टिस डिसेंट नहीं हो पाती।
जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, सिंपल सी बात है कि बॉडी के अंदर रहेगा ह्यूमन बीइंग, तो वो जो बेबी पैदा होगा बेटा, उसमें जनरली टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में है, तो वो आपको क्या कहलाएगा, फर्टिलिटी को शो नहीं कर पा रहा है, नॉन फर्टाइल होगा वो, अर्थात नपुंसक कहलाएगा, क्योंकि उसमें स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा इस वजह से। क्लियर हो गया? तो रेयर केस में ऐसा देखने को मिलता है। तो ये दो वर्ड आप ये वर्ड आप याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड आपको हमने दिया हुआ। फिर आते हैं हम स्क्रोटम पे। स्क्रोटम की बात हमने कहा स्क्रोटम कितना इंपॉर्टेंट है तो हमने आपको बताया कि क्योंकि वो उसके बॉडी के टेम्परेचर से, जो इनसाइड द बॉडी का टेम्परेचर होता है 37, उससे थोड़ा सा लो होता है। तो वो एनसीईआरटी का ही मैटर हमने लिखा था 2.2 से लेकर 2.5, आपको देख लीजिएगा एनसीईआरटी में आपको दे रखा होगा 2 से लेकर 2.5 लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर नेसेसरी फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। लिखा हुआ कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए उसका इतना लो होना 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना इंपॉर्टेंट, इसलिए स्क्रोटम ऐसा होता है। क्लियर हो गया? अब ध्यान रखिएगा, स्क्रोटम में कभी कभी लेयर्स के बारे में पूछा जाता है जो एनसीईआरटी में नहीं है। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट लिखा भी होगा, आपको लिखा होगा क्या बेटा, आपको देखो कि लास्ट में लिखा होगा, कवरिंग हम देखेंगे उसका क्या कहते हैं इस टेस्टिस का। तो इसमें क्या होगा, इसमें कवर्ड होती है, कुछ लेयर पाई जाती है स्क्रोटम के अंदर। वो लेयर हमने जनरली एनसीईआरटी से बियॉन्ड आपको दे रखा हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं। क्या पूछा जाता है वो हम बताते हैं। एक डॉर्टस मसल्स पाई जाती है, ध्यान रखिएगा, डॉर्टस मसल्स, एक डॉर्टस मसल्स पाई जाती है। पूछ लेता कि डॉर्टस मसल प्रेजेंट इनसाइड, तो कहां पे पाई जाती है, किसके अंदर पाई जाती है, तो आपको किसके अंदर ऑप्शन में दिया रहेगा, स्क्रोटम होगा तो स्क्रोटम पे टिक करेगा। स्क्रोटम के अंदर डॉर्टस मसल्स पाई जाती है, उसका फंक्शन क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले उसके नाम आ गए, तो हमने सारे स्क्रोटम की लेयर्स के बारे में डिफाइन कर ले। तो ध्यान रखिएगा, स्क्रोटम के अंदर कई लेयर्स हमने आपको डिफाइन किया हुआ। देख लो, ये स्क्रोटम का ही स्ट्रक्चर है बेटा, ये टेस्टिस है, टेस्टिस को कवर कर रहा है स्क्रोटम। अब स्क्रोटम के अंदर ढेर सारे आपको लेयर्स प्रेजेंट है, ठीक है। देखिएगा, सबसे आपको ऊपर वाली जो लेयर होती है वो तो आपको होती है स्किन वाली लेयर, ध्यान रखिएगा। जो सबसे ऊपर आउटर मोस्ट लेयर होती है, मोस्ट ऑफ द आउटर लेयर, इसका रहता है स्किन, वो स्किन की लेयर होती है। क्लियर है? जो स्किन हमारी बॉडी की स्किन जो कवर्ड करती है उसकी लेयर होती है। क्लियर है? उसके जस्ट नीचे ही पाई जाती है आपको, जिसको हम कहते हैं कि डॉर्टस मसल्स कहते हैं। पूछा जाता है कहां से सिचुएटेड है, तो नाम याद है, स्किन के जस्ट नीचे वाली लेयर जो आपको दिख रही है, इसको बोलते हैं बेटा डॉर्टस मसल्स। बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये काम क्या करती है इसको देख लो, ये फंक्शन इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ये रहता है कि आपने देखा होगा कभी कभी कि गर्मियों के मौसम में, जैसे गर्मी का मौसम है ना, तो स्क्रोटम क्या होता है, शिथिल होता है। देखो, वो बॉडी से थोड़ा सा नीचे की तरफ आपको क्या होगा, हैंगिंग किया रहता है, ठीक है, ऐसा महसूस होता है। वो जनरली बेटा मेल होंगे तो मेल के पास तो वो जो मेल जा रहे हैं उनको क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो फीमेल इस लेक्चर्स को सुन रहे होंगे तो वो ध्यान रखें कि क्या कहते हैं, हाँ, गर्मियों के दिनों में क्या होता है, वो हैंग किया होता है, अर्थात जो स्क्रोटम की डॉर्टस मसल्स होती है वो बेटा क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं की रहती। क्यों नहीं की रहती, इंपॉर्टेंट रोल है उसका, कुछ ना कुछ सीक्वेंस मिल रहा है इस स्क्रोटम के अंदर से, इस वजह से ऐसा होता है। तो हम उसको क्या देखते हैं कि उसकी वजह से ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि डॉर्टस मसल्स जो होती है, जब आपको बॉडी के इन्वायरमेंट के बाहर जो टेम्परेचर है, बहुत हीट है, बहुत हॉट है, गर्म है बेटा, तो पहले से हॉटनेस सह रहा है, तो वो बॉडी से ज्यादा अटैचमेंट नहीं रखना चाहती टेस्टिस, क्योंकि वहां पे आपको स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, कुछ तो हद तक वो इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ेगा। इस वजह से वो बॉडी से ज्यादा नजदीक नहीं रहती है, वो हैंगिंग किया रहता है, शिथिल पड़ा रहता है, जो डॉर्टस मसल होती है। तो आपने टिश्यूज पढ़ा होगा, एनिमल टिश्यूज के बारे में पढ़ाएंगे तो बताएंगे इंटर फर्स्ट ईयर का। तो टिश्यू जो होती है उसमें से एक आपको मसल्स होती है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन करने की कैपेसिटी होती है, तो वो क्या होता है, शिथिल पड़ी रहती है, तो हैंग किया रहता है, सिकुड़ा रहता है, ऐसे कर सकते हो, नीचे की तरफ हैंग किया रहता है, ढीला रहता है। लेकिन क्या होता है, सर्दियों के मौसम में जब तेज ठंड पड़ रही हो, खूब ठंड पड़ रही हो तेजी से, टेम्परेचर आपको जीरो कह रहा हूँ, आपको 5 डिग्री पे या फिर 10 डिग्री पे आ गया हो, तब के समय में आपको क्या एक्सपीरियंस होगा बेटा, तो आपने देखा होगा कि कंडीशन ऐसा होती है कि वही स्क्रोटम जो होता है वो आपको क्या होता है, बिल्कुल बॉडी की ज्यादा से ज्यादा नजदीक रहना चाहता है। तो उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कौन, क्योंकि इन्वायरमेंट तो बिल्कुल क्या हुआ, बिल्कुल शुष्क पड़ा हुआ, बहुत ठंडा मौसम है, तो इस वजह से ये डॉर्टस मसल्स उस समय क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है।
कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से वो कॉन्ट्रैक्शन होगा तो टेस्टिस क्या होगी, अपवर्ड में जाएगी, एब्डोमिनल कैविटी के नजदीक जाएगी, जिससे उसको क्या होता है, हीट प्रोवाइड हो सके, उसके टेम्परेचर में ज्यादा डिफरेंस ना हो पाए, जिसकी वजह से उसका क्या होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन होता रहता है, मैकेनिक होता रहता है, क्लियरली रेगुलरली उसमें कंटिन्यूअस होता रहता है। तो ये हमने देखा इस डॉटर्स मसल्स का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल, क्लियर बात, किसकी वजह से होता है, क्योंकि डॉटर मसल्स आपको दिमाग में रखेगा। फिर उसके नीचे लेयर होती है बेटा एक्सटर्नल स्पर्मेटिस फोसिया, जिसे कहा जाता है, वो बहुत ज्यादा नहीं पूछा गया है। फिर उसके नीचे आपको क्या आता है, क्रेमेस्ट्रिक मसल्स एंड द फोसिया पाई जाती है, उसको बोलते हैं बेटा। और सबसे इनर साइड में जो पाई जाती है उसको कहते हैं इंटरनल स्पर्मेटिक फोसिया, स्पर्मेटिक फोसिया कहा जाता है, स्पर्मेटिक फोसिया, क्लियर हो कि इंटरनल। तो ये रहा, आज में थोड़ा सा हमने क्या किया, डिफाइन किया किसके बारे में, स्क्रोटम के बारे में, उसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद उसको डिफाइन हम करते हैं, ठीक है। तो ये रही आपको कंडीशन, किसकी मिली बेटा, स्क्रोटम की। तो स्क्रोटम में बहुत ज्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ, हमने स्क्रोटम के सारे डिटेल बता दी। और थोड़ा सा याद रखिएगा, स्क्रोटम में स्पर्मेटिड्स कार्ड पाए जाते हैं। एक नाम बताता हूँ आपको, स्पर्मेटिड्स कार्ड्स होती है, यहाँ हमने लिखा हुआ था ना स्पर्मेटिड्स कार्ड, स्पर्मेटिड्स कार्ड्स होती है। जनरली आपको फिगर तो हमको ड्रा नहीं कर पाओगे, तो थोड़ा सा समझने के लिए ले लो, वो पूछा नहीं जाता, लेकिन स्पर्मेटिड्स कार्ड्स क्या होती है बेटा, जैसे ऐसे हैंग किया हुआ ना स्क्रोटम, तो इस सॉरी थोड़ा सा कहना बन गया बेटा, ये एक तरफ की टेस्टिस हमने एक ही बनाया, तो ये स्पर्मेटिड्स कार्ड्स होती है, इसमें बहुत सारी सप्लाई होती है बेटा, ध्यान रखिएगा। ये स्पर्मेटिड्स कार्ड्स होता है जो कि आपको इस टेस्टिस को जॉइंटेड रखता है, ध्यान रखिए, उसको सिचुएटेड करना है, ऐसा नहीं कि टेस्टिस बिल्कुल फ्री रहती है, किसको को हैंग ना कर पाए, मुड़ ना पाए, इधर उधर ना पाए, तो वो आपको स्क्रोटम से जोड़े रखने में बड़ा हेल्प करती है, जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटिड कार्ड्स। और उस स्पर्मेटिड कार्ड्स में, ध्यान से सुनिएगा, उस स्पर्मेटिड कार्ड्स में जो एब्डोमिनल कैविटी अटैच रहती है, टेस्टिस को रहती है, स्क्रोटम क्या होती है, कनेक्ट किए रहती है, उसको कनेक्ट करके आपको क्या करती है, जोड़े रखती है। तो वो आपको स्पर्मेटिड कार्ड जो होती है उसमें आपको क्या क्या पाई जाती है, उसमें वेन्स और आर्टरीज का नेटवर्क पाया जाता है, जिसको हम बोले जाते हैं टेस्टिकुलर आर्टरीज, ऐसे कहते हैं टेस्टिकुलर आर्टरीज होती है, टेस्टिकल्स आर्टरीज पाई जाती है, टेस्टिकल वेन्स पाई जाती है, जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, किसको, टेस्टिस को, टेस्टिस को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, ब्लड वेसल सारी सप्लाई उसको जाती रहती है। तो ये ध्यान रखिएगा, वो स्पर्मेटिड कार्ड्स है। तो आप जब मेडिकल में जाएंगे बेटा तो उसका और ज्यादा डिटेल पढ़ोगे, और आपको क्या करेंगे, प्रैक्टिकल करने के लिए ऐसे मिलेगा कि सारी मसल्स के बारे में डिफाइन करेंगे वहां पे। तो आपको उतने अंदर तक तो नहीं जाना है, फिलहाल इतने तक, इतना बेस आपको इम्पोर्टेंट। तो हम इसको बेटा रिमूव करें, क्योंकि हमने स्क्रोटम के बारे में पूरा डिटेल हमें जान गया, ठीक है, कि स्क्रोटम क्या होता है, कैसे होता है, हैंगिंग क्यों किया रहता है, रूट लाइक पाउच होता है, वो हमने देखा, डार्टस मसल देखा, स्किन देखी हमने, टेस्टिस उसी के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होती है। स्क्रोटम एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही रह जाता है, और तब क्या करते हैं, अगर वो क्या होता है, कौन से एनिमल्स का हमने देखा था कि किस एनिमल्स में एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पाया जाता है, सारे लेक्चर्स के दौरान में प्रोवाइड किया। अब बचा रह गया, अब टेस्ट लेक्चर था बेटा आपका बड़ा इंपॉर्टेंट, टेस्टिस का। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। हमारा मोस्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट तो यही था, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के नाम से फेमस है, ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के नाम से फेमस है। तो हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में पूरा डिटेल देखते हैं। हमने ये जो आपको स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ है, ये बेटा आपको फाइनली क्या ड्रा किया हुआ है, ये आपको इंटरनल स्ट्रक्चर है, एक सेक्शन कटा हुआ है इसका आपको लॉन्गिट्यूडनल, और जो अंदर आपकी सारी अंदर की संरचना है हमने डिफाइन करके बिल्कुल समझा दी। इसके अलावा भी आपको कुछ दिया रहा होगा, एनसीईआरटी का फिगर मैं दिखाना चाहता हूँ बेटा, वो भी इंटरनल आपको दे दिया हुआ, जो आपको नीचे हमने दिखाया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, सारे हमने जितने भी वर्ड आपको लिए हैं नाम ना, वो सब देखो, ये ग्लांस पेनिस भी बता रखा है, फोर स्किन भी बता रहा है, टेस्टिस है, देखो टेस्टिस यहाँ से निकली हुई, यूरेथ्रा यहाँ पे लिखा हुआ है, बल्बल यूरेथ्रल ग्लैंड्स भी दिया हुआ है, प्रोस्टेट ग्लैंड दिया है, सेमाइनल वेसिकल दिया हुआ है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, ये यूरेटर होता है, वास्ट डिफरेंस आपको एपिडार्मिस मिली, वासा डिफरेंशिया, लैटर टेस्टिस है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इसी का पूरा डिफरेंस हमने एनसीईआरटी में थोड़ा सा स्ट्रक्चर बहुत साफ नहीं था, लेकिन ये ध्यान रखिए कि हम उसको नजरअंदाज नहीं करेंगे, इग्नोर नहीं करते, क्योंकि हमको पढ़ना किसका है, एग्जाम्पल में जब नीट वगैरह में लेवलिंग करने के लिए दिया जाएगा तो वो दिया जाता है एनसीईआरटी का ही फिगर। तो एनसीईआरटी की फिगर बड़ी इंपॉर्टेंट, उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं, कहाँ पे रहते टेस्टिस है, कहाँ पे एपिडार्मिस है, वो सारा रखा।
उसी को हमने डिफाइन करके यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर अपने लेवल पे जो कुछ अदर बुक्स थे, हाई फाई जो बुक होती है, उससे हमने आपको ये ड्रा किया हुआ है, ठीक है। तो इसको समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी, तो इसलिए हम टेसिस को डिफाइन करते हैं। तो क्लियर है, तैयार हो ना बेटा? जहां से टेसिस का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट ख्याल रखना। टेसिस क्या होती है? वन पेयर टेसिस प्रेजेंट, वन पेयर टेसिस प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन द पाउच लाइक, जिसमें स्क्रोटम कहते हैं। स्क्रोटम के अंदर आपको वन पेयर क्या होती है? एक टेस्टिस होती है, जिसका शेप आपको क्या होता है बेटा? आपको जनरली उसका शेप कैसा होता है? तो शेप आपको स्फेरिकल होता है, ठीक है। टेस्टिस जनरली क्या होती है, अगर शेप में देखा जाए तो शेप उसका क्या होता है? स्फेरिकल होता है, अर्थात राउंड। स्फेरिकल होता है, गोल होता है, राउंड आपको होता है, स्फेरिकल होता है। और ये टेस्टिस जो होती है जनरली ये मेल गोनैड्स कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? मेल गोनैड्स के नाम से जानी जाती है। मेल गोनैड्स, गोनैड्स का नाम हमने पहले भी बताया था, मेल गोनैड्स के नाम से जानी जाती है। एंड होमोलॉगस विद ओवरी, ओवरी से होमोलॉगस होती है, ये ध्यान रखिएगा। होमोलॉगस विद इन ओवरी, ये कह सकते हो होमोलॉगस टू ओवरी, ये ओवरी से होमोलॉगस होती है। ओवरी कहाँ पे पाई जाती है बेटा? फीमेल में, ध्यान रखिएगा। जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां पे ओवरी का जिक्र करेंगे। होमोलॉगस टू ओवरी क्यों कहा जाता है होमोलॉगस टू ओवरी? क्योंकि बेटा ओवरी के अंदर भी मियोसिस होती है और गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, इसलिए मेल गोनैड्स के अंदर भी, टेस्टिस के अंदर भी मियोसिस होती है और स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। क्लियर हुआ? इसलिए ये वर्ड आपको याद रखिएगा, ये सारी चीजें आपको इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आपको दिया है कि ये आपको ओवर साइज का होती है, स्फेरिकल होती है और ये सस्पेंडेड इन स्क्रोटम बाय स्पर्मेटिड कार्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हमने बात बताई कि ये सस्पेंडेड होती है, आपको स्क्रोटम से अटैच होती है, नीचे की धरती रहती है, ज्वाइंटेड होती है और वो किससे ज्वाइंटेड रहती है? तो स्पर्मेटिड कार्ड से, स्पर्मेटिड कार्ड। ध्यान रखिएगा, जो हमने स्ट्रक्चर में थोड़ा सा बताया था कि इस तरह से होता है बेटा, तो इसमें यही आपको लेयर ये खींचा रहता है और इसमें ये ओवरी जो होती है इससे अटैच होती है सारी मसल्स से, ठीक है। फाइबर लाइक जनरली दिखेगा, तो इसमें ब्लड वेसल्स वगैरह सारी पाई जाती है, सप्लाई होती है उसकी, जो टेस्टिस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए होता है। तो इसी को कहते हैं स्पर्मेटिड कार्ड। स्पर्मेटिड कार्ड के द्वारा वो क्या होती है? सस्पेंडेड होती है, आपको स्क्रोटम के अंदर होती है और क्या है? कंप्रेस साइड टू साइड ओवल इन शेप, वो हमने डिस्कस कर लिया कि ओवल शेप में होती है, आपको साइड टू साइड रहती है, सीधे में रहती है, एक साइड में इधर एक साइड में। और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और स्क्रोटम में भूल गया था, ये ध्यान रखिएगा। स्क्रोटम में दो टेस्टिस तो होती है, तो आपको देखा होगा लेफ्ट वाला स्क्रोटम जो होता है साइड में उसका हैंग ज्यादा होता है। जैसे आप स्क्रोटम ऐसे बनाओगे ना, जो पाउच ऐसे बनाया हुआ था, सिमिलर नहीं होते हैं। जो ये वाला होता है लेफ्ट वाला में बेटा थोड़ा सा नीचे होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे होता है और ये टेस्टिस आपको जनरली होती है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है, वो मसल्स की वजह से क्या होता है, इसकी कंडीशन थोड़ी सी इससे क्या होती है, अपेक्षा ब्रॉडर होती है, किससे? राइट की अपेक्षा लेफ्ट की। स्क्रोटम की बात कर रहे हैं, टेस्टिस की बात नहीं कर रहे स्क्रोटम की। अब आते हैं स्पर्मेटिड। अब देखते हैं इन एडल्ट में कहा जाए इस टेस्टिस इन ओवल इन शेप, लेंथ ऑफ अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर। एनसीईआरटी का ही दिया कि एडल्ट अगर बीम में दिया जाए, एनसीईआरटी में देखा जाए इन एडल्ट में क्या होता है? टेस्टिस इन ओवल शेप, ओवल शेप की होती है, हमने स्फेरिकल कहा या ओवल कह लो बेटा, बात एक ही है, ओवल शेप की होती है। एंड लेंथ इसकी जो होती है, लेंथ जो आपको दिया हुआ है, लेंथ इसकी आपको दे रखा हुआ बेटा, ये 2 से 5 आपको 4 to 6 सेंटीमीटर इसकी लेंथ जो होती है 4 to 5 सेंटीमीटर होती है। और इसकी विड्थ जो होती है, विड्थ मतलब होता है डायमीटर, ठीक है, उसकी चौड़ाई जो होती है वो आपको दे रखा हुआ 2 से 3 सेंटीमीटर, 2 से 3 सेंटीमीटर। ये नोट डाउन कर लीजिएगा, एनसीईआरटी में दे रखा हुआ आपका, एनसीईआरटी का ही लैंग्वेज है, आपको दे रखा हुआ, उसमें डाउट नहीं है, तो क्लियर है, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब बड़ी इंटरेस्टिंग, टेस्टिस कवर्ड बाय ए डेंस कवरिंग, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि टेस्टिस जो होता है वो डेंस कवरिंग से क्या होता है? कवर्ड होता है, ठीक है। वो कवरिंग के बारे में आपको एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, लेकिन आपको एम्स में, जिपमर में, नीट में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, वो कवरिंग हम आपको बताएंगे, फिलहाल उसको देखिएगा। तो ध्यान रखिएगा, टेस्टिस जो होती है कवर्ड बाय ए डेंस कवरिंग, इस टेस्टिस हैज अबाउट 200
250 कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या कहा जाता है बेटा? बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि प्रत्येक, ध्यान सुनिएगा, प्रत्येक क्या होती है? टेस्टिस होती है। टेस्टिस क्या होती है? ओवल शेप होती है, स्फेरिकल शेप होती है, दो पाई जाती है, वन पेयर होती है, शेप उसका बता रखा हुआ है एडल्ट में। और दूसरी पॉइंट इसका लिखा हुआ है, ये डेंस कवरिंग होती है, इसमें घने जाल आपको कवरिंग के ढके रहते हैं। उस कवरिंग का डिस्कस नहीं किया हुआ, वो क्लियर हम अभी बताएंगे। फिर उसके बाद क्या रहा है कि इस टेस्टिस के अंदर क्या होता है बेटा? 2 से लेकर 250 कंपार्टमेंट पाए जाते हैं। कंपार्टमेंट 250 कंपार्टमेंट पाए जाते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपको याद है। 250 कंपार्टमेंट होते हैं एंड दिस कंपार्टमेंट इज कॉल्ड एज द टेस्टिकुलर लोब्यूल। मोस्ट इंपॉर्टेंट। कितने लोब्यूल्स पाए जाते हैं? लोब्यूल मतलब एक स्मॉल कंपार्टमेंट पाया जाता है उसमें, और प्रत्येक टेस्टिस में प्रत्येक टेस्टिस में नंबर्स क्या हमने दिया हुआ बेटा? एनसीईआरटी में दे रखा हुआ है 250 कंपार्टमेंट प्रेजेंट इनसाइड द टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर की बात है, ये कंपार्टमेंट देख रहे हैं, ये सारे देख रहे हैं, ये आपको लोब्यूल्स होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। तो फिलहाल हमने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहीं लिखा नहीं है, तो आपको यहाँ पे लिख लो बेटा, इस स्ट्रक्चर में क्या होता है ये देख लो, टेस्टिकुलर लोब्यूल। ठीक, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं। देखो कितने कंपार्टमेंट आपको दिख रहे, 1 2 3 4 5, हमने 5 ही बना रखे, लेकिन आपको नंबर्स आपको याद रखने हैं कि आपको 250 कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं, और उसको हम कहते हैं क्या? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अब ध्यान सुनो, उस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 से लेकर 3, जनरली 1 से अधिक ही पाई जाती है, जनरली ह्यूमन बीइंग के एडल्ट में 1 से अधिक क्या होती है? 1 से लेकर 3 नंबर्स में सैमनीफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती है। क्या पाई जाती है बेटा? सैमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती है। किसके अंदर पाई जाती है? टेस्टिस के अंदर। किसमें? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स का नंबर 250, और उसके अंदर प्रत्येक लोब में, इस लोब्यूल्स कंटेन 1 to 3 सैमनीफेरस ट्यूब्यूल, कि 1 से 3 संख्या में आपको सैमनीफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती है। वो ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा इसको और डिफाइन करें, ये लेंथ आपको रिमूव करते हैं बेटा, इस पॉइंट पे लिखो इसमें सारी आपको देखिए। हमने बताया 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। इसके अंदर आपको 1 to 3 क्या पाई जाती है? सैमनीफेरस ट्यूब्यूल। ठीक, सैमनीफेरस ट्यूब्यूल का ये देखो, ये स्ट्रक्चर आपको साफ साफ दिख रहा है। टेस्टिस के अंदर क्या पाया गया बेटा? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। नंबर्स में ध्यान है 250। सैमनीफेरस, प्रत्येक में देख रहे हो सैमनीफेरस ट्यूब्यूल, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है बेटा। जनरली इमेजिन करो, एक ट्यूब नलिका है छोटी सी, वो जैसे आप स्मॉल इंटेस्टाइन देखते हो, हाईली क्वाल होती है, तो हाईली क्वाल दे रहती है। ये ध्यान रखिएगा, टेस्टिकुलर लोब्यूल में हाईली क्वाल क्या होती है? ट्यूब लाइक नलिका पाई जाती है, संरचना पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं सैमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। वो सैमनीफेरस ट्यूब्यूल जो होती है वो क्या होता है? कहाँ पे प्रेजेंट होती है? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में। क्लियर हो गया? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में आपको सैमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती है। अब हमको इंपॉर्टेंट क्या है? स्ट्राइस्टोक्स पढ़ना है। स्ट्राइस्टोक्स में हम आउटर कवरिंग पढ़ेंगे। कितनी कवरिंग होती है? तो कह सकते हैं टेस्टिस कवर्ड बाय द 3 लेयर। ध्यान रखो, टेस्टिस कवर्ड बाय 3 लेयर। टेस्टिस जो होती है, जो आपको एनसीईआरटी पूरा कहानी नहीं बताना चाहती थी, लेकिन लिखा था, जिक्र किया था कि वो डेंस कवरिंग होती है, टेस्टिस को कवरिंग किया जाती है। देख लो, आपको 3 लेयर्स हम आपको बताएंगे कौन कौन से लेयर होती है, वो सारे डिफाइंड है। हाईली क्या होते हैं? 3 लेयर से टेस्टिस कवर्ड होती है। वो आपको 3 कवरिंग आपको क्या होती है? तो सबसे पहला नोट करिएगा, बेटा, जिसको हम कहते हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस, सबसे आउटर होती है। यहाँ लिखो, पहला होगा ट्यूनिका वेजाइनलिस। सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक ना होता है।
ये होती है आउटर कवरिंग, आउटर कवर होता है। फिर उसके बाद दूसरी पॉइंट आपको याद करनी है, दूसरी लेयर होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ये मिड लेयर होती है, मिडिल कवर, ठीक है, मिडिल लेयर आपको लिखो, मिडिल लेयर हो गई। एंड थर्ड जो होती है उसको हम कहते हैं ट्यूनिका वास्कुलोसा, ट्यूनिका वास्कुलोसा, ये इनर कवरिंग, इनर कवर। क्लियर हो गया? तो ध्यान रखना जो मिड लेयर होती है वो फाइब्रस कैप्सूल भी कहा जाता है। इसको मिडिल लेयर को हम क्या कहते हैं, इसके अलावा भी लिख सकते हो फाइब्रस कैप्सूल, इसको आगे लिख लो फाइब्रस कैप्सूल। इसमें फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम ट्यूनिका लेयर होती है, वो सबसे ज्यादा हाईली डेंस होती है, इस वजह से इसका नाम है। तो ध्यान रखिए कितने लेयर आपको कवरिंग रहती है टेस्टिस, 3 लेयर से ट्यूनिका वेजाइनलिस नाम याद है, आउटर मोस्ट लेयर ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो आपको मिडिल लेयर होती है, एंड फाइब्रस कैप्सूल के नाम से जाना जाता है, एंड ट्यूनिका वास्कुलोसा इज द इनर कवरिंग ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस की इनर कवरिंग होती है। यहाँ पे देख लो हमने सब कुछ लिखा हुआ बेटा, ट्यूनिका वेजाइनलिस ये सबसे मोटी कवरिंग है, ट्यूनिका वेजाइनलिस कहाँ, यहाँ पे सॉरी आउटर मोस्ट लेयर। क्या क्या इसमें बता रही है, ये पेराइटल लेयर भी पाई जाती है, उसके बीच में कैविटी होती है, विसरल लेयर पाई जाती है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अच्छे तरीके से बनाएगा। तो ये 3 लेयर्स है, ट्यूनिका वेजाइनलिस में भी आपको 3 लेयर पाई जाती है, वो सॉरी 3 ही लेयर, हाँ 3 या 4 लेयर पाई, 3 लेयर पाई जाती है। 3 लेयर आपको क्या होती है ट्यूनिका वेजाइनलिस में भी पाई जाती है, वो यहाँ पे लिखा हुआ, उसको ज्यादा अंदर तक मत जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा कैप्सूल, कैप्सूल को ट्यूनिका एल्बुजिनिया को हम क्या कहते हैं कैप्सूल, ये पूरा कैप्सूल जो भरा रहता है ना, ये लेयर आपको पाई जाती है जिसको ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहा जाता है। और सबसे इनर मोस्ट एक पतली सी लेयर होगी बेटा सबसे इनर मोस्ट पे, वो कहलाती है ट्यूनिका वास्कुलोसा कहलाती है। तो ये आउटर कवरिंग थी किसकी, टेस्टिस की। अब बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक्स्ट्रा चीजें और भी थोड़ा सा जानकारी दे दो। एक्स्ट्रा चीज में आपको क्या बताना बेटा, वो बड़ी इंटरेस्टेड है, लॉन्ग हो सकता है आपका वो, तो यहाँ पे हम थोड़ी सी चीजें आपको क्लियर करेंगे। तो आपको देखिएगा ये एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ, इसके आगे के नोट डाउन करते रहिएगा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाता है, ये फाइब्रस कार्ड गुबर्नाकुलम कनेक्ट टेस्टिस विद स्क्रोटल वाल। एक फाइब्रस कार्ड का नाम हमने बताया था ना, एक फाइब्रस कार्ड पाई जाती है जो कि आपको जिसको हम कहते हैं क्या बेटा, वो कहलाती है गुबर्नाकुलम। क्या कहा जाती है, गुबर्नाकुलम, ये पूछा जाता है गुबर्नाकुलम, नोट डाउन कर लीजिएगा। गुबर्नाकुलम होता है, ये फाइब्रस कार्ड होता है जिसको हम कहते हैं गुबर्नाकुलस, वो अटैच करता है टेस्टिस को किसकी वाल से, स्क्रोटल वाल से, क्योंकि उसको अटैचमेंट तो होना चाहिए, फ्री तो रहता नहीं, पहले बताया, तो उसको हम बोलते हैं बेटा गुबर्नाकुलम। ये याद रखिएगा खाली, गुबर्नाकुलम क्या होता है, ये ध्यान रखिएगा, डिसेंट ऑफ टेस्टिस थ्रू द इंग्वायरल कैनाल बाय द गाइडेंस ऑफ द फाइब्रस स्ट्रैंड कॉल्ड द गुबर्नाकुलम। ये गुबर्नाकुलम क्या होता है कि ध्यान के इंपॉर्टेंट रोल क्या करता है, क्योंकि इसी के गाइडेंस में, ध्यान से सुनिए गुबर्नाकुलम कितना इंपॉर्टेंट है, गुबर्नाकुलम के ही गाइडेंस में जो टेस्टिस जब डिसेंट होती थी, याद है ना आपको, आफ्टर अभी इसी लेक्चर में बताया कि आफ्टर 7 मंथ के बाद जब वो डिसेंट होती है एब्डोमिनल कैविटी से आपको आउटसाइड में आती है, तो उसका जो गाइडेंस किसके द्वारा होती थी, इंग्वायरल कैनाल, याद है अभी बताया, इंग्वायरल कैनाल के द्वारा होती थी, एंड विद गाइडेंस ऑफ किसके गाइडेंस में होती है, तो वो होती है बेटा गुबर्नाकुलम। यही गुबर्नाकुलम के गाइडेंस की वजह से ऐसा होती, वो जानती है कहाँ तक उसको गाइडेंस करके ले जाना है, ठीक है। जैसे आपको सपोज है तो नहीं समझ में आ रहा है, जैसे ये स्क्रोटम है, ठीक है, ये बेटा ध्यान रखो, ये स्क्रोटम है और टेस्टिस यहाँ पे है, ठीक है, और ये लेयर सारी है आपको, इसमें सारी लेयर्स हैं, ठीक। अब इसको करना चाहिए, यहीं पे आपको एक गुबर्नाकुलम बना दो बेटा, यही ध्यान रखो,
गुबर्नाकुलम होता है, यही गुबर्नाकुलम है, इसको कहते हैं। यही आपको धीरे धीरे डेंस होती है, इसके गाइडेंस में टेस्टिस आपको मूवमेंट करते हुए ये आगे बढ़ते हुए आपको यहाँ पे आके सिचुएटेड हो, ठीक। वो सब आपको मेडिकल वाली बुक में मिलेंगे, जब आप MBBS में सेलेक्ट हो जाओगे बेटा सब मिलेगा। तो नाम खाली याद रखो, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है, तो आपको ये ना रहे कि बेटा हमारा कुछ छूट गया होगा। वो NCERT के बाउंड। गुबर्नाकुलम क्या होती है बेटा? गुबर्नाकुलम वो आपको क्या होता है, फाइब्रस कार्ड होता है, जिसको हम एक फाइब्रस कार्ड होता है जिसको हम गुबर्नाकुलम कहते हैं। और वो क्या करता है, गाइडेंस का काम करता है कि इसको टेस्ट को जब डिसेंट होता है स्क्रोटम के अंदर। क्लियर हो गया? तो ये पॉइंट हमने आपको बताया जो स्टोक में था। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट एक है, एक वर्ड यूज किया जाता है आर्कीडेक्टॉमी। क्या वर्ड यूज किया जाता है बेटा? एक वर्ड यूज किया जाता है आर्कीडेक्टॉमी। ध्यान रखिएगा, आर्कीडेक्टॉमी एक वर्ड यूज किया जाता है। किसके लिए वर्ड यूज किया जाता है? मेडिकल टर्मिनोलॉजी है कि यदि आपको टेस्टिस को स्क्रोटम से रिमूव कर दिया जाए तो उस प्रोसेस को, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं क्या? आर्कीडेक्टॉमी। ठीक है, इनफर्टिलिटी के लिए होता है। जैसे अब कभी कभी वो नसबंदी की बात नहीं कर रहा हूँ, नसबंदी तो वो वाज डिफरेंस को काट के करते हैं, वो हम देखेंगे अभी नसबंदी के बारे में। तो यहाँ पे क्या होता है कि यदि टेस्टिस को रिमूव कर दिया जाए, वहां से हटा दिया जाए, स्क्रोटम से ही बाहर निकाल दिया जाए, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाए, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं क्या? आर्कीडेक्टॉमी। ये सर्जिकल एक प्रोसेस है, मेडिकल में ये किया जाता है कभी कभी, तो उसको निकाल दिया जाता है बेटा इस टेस्ट। जैसे आपको लिखा हुआ ना, आर्कीडेक्टॉमी इज ए सर्जिकल प्रोसेस इन विच वन आर बोथ टेस्टिस आर रिमूव्ड। The removal of both testicles is the surgical form of the castration। और उसके रिमूवल को हम क्या कहते हैं? वर्ड यूज करते हैं मेडिकल में, कैस्ट्रेशन कहते हैं। याद है, कैस्ट्रेशन क्या कहा जाता है? The removal of one or both testicle in the form of surgical forms is called as castration। उसके हम कहते हैं कैस्ट्रेशन, उस प्रोसेस को कहते हैं। और जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में उसको क्या कहा जाता है? आर्कीडेक्टॉमी करना। आर्कीडेक्टॉमी का मतलब रिमूव कर दिया गया एक टेस्टिस को या तो दोनों टेस्टिस को। किससे? आपको स्क्रोटम से। क्लियर हो गया? तो मेरे हिसाब से आपका लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो गया होगा, तो बेटा हम लेक्चर्स को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, उसके बाद हम आपको और सारी चीज़ों को बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानना है। तो अगली पॉइंट हम देखते हैं, थोड़ा सा 5 मिनट का और लेक्चर लेते हैं, 5-10 मिनट का, ताकि आपको उससे हमने अभी भी डिस्कस किया बेटा आपको किसके बारे में? टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस के ही बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो टेस्टिस हमने देखा 250 आपको स्मॉल कंपार्टमेंट मिलते हैं, जिसको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल में इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कंटेन 1 to 3 हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, इसका अलग है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। उसके अंदर क्या पाए? सेमानियल वेस्किल अलग है, ध्यान उसको हटा दो। इसके अंदर पाई थी सेमनीफेरस वेस्किल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाए थे। अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में थोड़ा सा देख लो कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इसके अंतर्गत कहाँ पाई जाती है? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का डिटेल क्या होता है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ध्यान रखो, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स 1 से 3 नंबर्स में पाई जाती है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो होती है बेटा, ये हाईली क्वाल होती है और इसकी लेंथ होती है बेटा 60 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ आपको लिखो करें 60 सेंटीमीटर लेंथ। इसकी लेंथ होती है कितना? 60 सेंटीमीटर होती है। और इसका डायमीटर जो होता है वो याद कर लो 0.2 मिलीमीटर का होता है, एम का इसका डायमीटर होता है। ठीक, डायमीटर कितना होगा? 0.2। ये एनसीईआरटी में दे रखा हुआ है, इसका स्टॉक में, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लियर हुआ? ये होता है। और टोटल लेंथ इन बोथ टेस्टिस, अगर टोटल लेंथ, अगर दोनों टेस्टिस की लेंथ अगर देखी जाए सेमनीफेरस, दोनों को मिला दें, ये हाईली क्वाल है बेटा, अगर निकालोगे तो लगभग बढ़ती जाएगी। अगर पूरी को निकाल के हम इसकी लेंथ देखें तो लगभग आपको टोटल टेस्टिस की लेंथ होगी इन टेस्टिस में 275 यार्ड्स होती है। कितना होती है? 275 यार्ड्स होती है। आपको सर ये यार्ड्स में क्यों है? क्योंकि ये फॉरेन की लैंग्वेज है, यार्ड्स में गिना जाता है, जो नापा जाता है तो बेटा पहले यार्ड्स में, मीटर्स में। तो यार्ड आपको इतना यार्ड होता है, टोटल लेंथ होती है, टोटल लेंथ, टोटल लेंथ
इन बोथ टेस्टिस, दोनों टेस्टिस में आपको टोटल लेंथ होती है। और इसके 1 यार्ड बराबर क्या होता है वो ध्यान रखें, 1 यार्ड बराबर होता है 0.91 मीटर। डाउन कर दिया, कितना होता है 1 यार्ड बराबर होता है 0.91 मीटर, अर्थात आपको 1 मीटर के नियर अबाउट आपको दिया गया है, तो पूरा इसमें गुणा कर लो तो बेटा आपको बड़ी लेंथ हो जाएगी टेस्टिस की, अर्थात बहुत सारे मीटर, इतनी बड़ी मीटर्स आपको हो सकती है, ये ध्यान रखिएगा, इतनी ज्यादा लेंथ हो जाएगी कि आपको क्रिकेट का ग्राउंड होता है ना, उसको 5 बार आपको ऐसे सर्कुलेट करके नाप सकते हो, दोनों टेस्टिस के सामनिफेरस वेसिकल्स को निकाल के अगर इसको जोड़ा जाए तो उसकी लेंथ, ठीक है, इतना डायमीटर होता है उसको, देखियो ना आपको कितने मीटर होता है, इसमें गुणा कर लो बेटा नियर अबाउट, तो बहुत सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने आपको देखा कि सेमिनिफेरस वेसिकल को। अब ध्यान रखिएगा कि इसमें सेमिनल, इसमें क्या होता है, इसमें है जर्मानल एपिथेलियम व्हिच इज कंसिस्ट ऑफ द कोबाइडल एपिथेलियम, इसके अंदर क्या होता है बेटा जर्मानल एपिथेलियम की लेयर पाई जाती है। ध्यान सुनिएगा, ये जो हाईली क्वाल है इसको और ज्यादा बनाओ, ऐसे सेमिनिफेरस वेसिकल होती है, ये हाईली क्वाल होती है, जैसे आप वो बनाते हो बेटा, यही तो हमने स्ट्रक्चर बनाया, यही सेमिनिफेरस है, जो इसका स्ट्रक्चर अंदर का हमने दिखा है, ऐसे हाईली क्वाल होती है, 1 या 2 नंबर में होगी, हमने यहाँ पे एक ही बनाया लेकिन एक से अधिक भी होती है, उसमें कई क्वालिंग होगी, ठीक है। तो इसके अंदर जो होगी इनकी लेयर, इसके है क्या कह रहा है, इट हैज द जर्मानल एपिथेलियम, इसके अंदर आपको सेमिनिफेरस वेसिकल्स के अंदर जर्मानल एपिथेलियम पाई जाती है, जर्मानल एपिथेलियम, ये एक लेयर होती है जर्मानल एपिथेलियम। और आपने पढ़ा होगा टिश्यूज के बारे में, तो जर्मानल कंसिस्ट ऑफ कोबाइडल एपिथेलियम, और ये कंसिस्ट किससे बनी होती है, कोबाइडल एपिथेलियम से, वो वर्ड याद रखिएगा, कंसिस्ट ऑफ कोबाइडल, सॉरी स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, कोबाइडल एपिथेलियम, ठीक, ये ध्यान रखो कोबाइडल एपिथेलियम, ये आपको क्या होते हैं इसी से मिलकर बना होता है, कभी कभी टिश्यूज के बारे में पूछ लेता है तो आप बता सकते हो, कोबाइडल एपिथेलियम की लेयर पाई जाती है, जिसमें आपको क्या होता है, ये क्या होता है, इसमें आपको, इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें आपको 2 तरह से आपको क्या होती है सेल्स पाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा वो सेल्स कौन कौन सी होती है, इसके अंदर 2 प्रकार की सेल्स पाई जाती है, जर्मानल एपिथेलियम के अंदर, या कह सकते हो कोबाइडल एपिथेलियम के अंदर। कोबाइडल या जर्मानल एपिथेलियम के अंदर 2 प्रकार की सेल पाई जाती है, एक होती है स्पर्मेटोगोनिया, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, स्पर्मेटोगोनिया, और दूसरी होती है सर्टोली सेल। क्लियर है आपको क्या क्या होती है, तो 2 चीजें आपको मैंने बताया, 2 आपको क्लियर होती है, एक होती है स्पर्मेटोगोनिया और दूसरा होता है सर्टोली सेल, ठीक, स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल्स। स्पर्मेटोगोनिया को ही हम क्या कहते हैं, उसको जर्म सेल्स कहते हैं, जर्म सेल्स कहा जाता है, जो कि पार्टिसिपेट करती है किसके फॉर्मेशन में, स्पर्म के फॉर्मेशन में, यही स्पर्म बनाती है। स्पर्मेटोगोनिया से ही बेटा आपको देखेंगे हम जब कैसे स्पर्म बनता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और ये जो सर्टोली सेल होती है ये आपको क्या करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, क्या करती है, या फिर आप कह सकते हो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिशन, ये आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, किसको, जर्म सेल्स को, जो मियोसिस में भाग लेती हैं। क्लियर है, ध्यान है, हमने फिर से देखा टेस्टिकुलर लोब्यूल पाया जाता है, इस स्ट्रक्चर को देखते जाओ बेटा, टेस्टिकुलर लोब्यूल पाया जाता है, इसके अंदर सेमिनिफेरस वेसिकल, इसके अंदर आपको क्या होती है, सेमिनिफेरस वेसिकल्स के सारे जर्मिनल लेयर पाई जाती है, उसके अंदर 2 प्रकार की सेल, स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल। स्पर्मेटोगोनिया भाग लेती है मियोसिस में और स्पर्म का फॉर्मेशन करती है, और सर्टोली सेल जो होती है वो इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है स्पर्म को, ठीक है। अब इसको सारे स्ट्रक्चर को भी देख लो कहाँ होता है, ये देखो लिगामेंट्स होती है, ये कार्ड्स लगा रहता है बेटा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये नेटवर्क बना रहता है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर, ये नेटवर्क जाल बिछा रहता है, इसके टेस्टिस के अंदर जो नेटवर्क बना रहता है, जहाँ पे स्पर्म बन के इस नेटवर्क से जाता है वह कहाँ पे अटैच होगा, तो ध्यान रखिएगा इस नेटवर्क को हम कहते हैं बेटा रैटिक टेस्टिस कहा जाता है,
इस नेटवर्क को कहते हैं रेटिटेस्टिस। नोट कर लीजिएगा, जो जाल बिछा हुआ है इसके अंदर, वो रेटे का मतलब होता है बेटा जाल ही होता है। टेस्टिस के अंदर जो जाल बिछा हुआ उसको, क्योंकि ये सल्फरस ट्यूब्यूल जो होंगे एक नलिकाकार होंगी, तो उसका एक नलिका जो होती है वो जुड़कर आपस में ये जाल नुमा संरचना बने, नेटवर्क नुमा जाल बनाएंगी, नेटवर्क नुमा संरचना बनाएंगी, जिसको बोलते हैं रेटिटेस्टिस। ये वर्ड लिखा गया है, एनसीईआरटी में लिखा गया है। एसेसरी डक्ट को जब पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल में देखेंगे, अभी सारे देखेंगे ऐसे। फिर उसके बाद रेटिटेस्टिस में एक और क्या होता है बेटा वो निकलती है, नलिका निकलती है, जिसको बोलते हैं वास इफरेंसिया। वास डिफरेंस अलग है, वास इफरेंसिया अलग। वास इफरेंसिया ही जाके क्या होती है, वो नलिका खुलती है किसमें, एपिडार्मिस में खुलती है। ये सब एसेसरी डक्ट है, एसेसरी डक्ट जब पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल में करेंगे। तो ये रहा एपिडार्मिस, ठीक है। ये एपिडार्मिस का अलग अलग पार्ट है, एपिडार्मिस का हेड है, यहाँ पे बॉडी एपिडार्मिस, ये टेल है, ठीक है। और फाइनली ये खुलता है किसमें, वास डिफरेंस में। क्लियर होगा? तो इस स्ट्रक्चर से बहुत ज्यादा नहीं है, पढ़ के थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना दोगे, देख लोगे तो क्लियर होगा। तो हमारा फंडामेंटल यहाँ पे आपको खत्म हुआ, हमारा डिटेल जो टेस्टिस का वो खत्म हुआ था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पे। तो ध्यान रखिएगा, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है उसके सॉरी जर्मानल एपिथेलियम जो होती है यहाँ पे खत्म हुआ था ना बेटा, अभी लास्ट पॉइंट है, उसको खत्म कर ले ताकि अगली पॉइंट हम अलग से देखेंगे। नहीं तो नहीं, ठीक है, ज्यादा बड़ा आपका लेट हो जाएगा। कल हम इन दो सेलों से स्टार्ट करेंगे, ध्यान रखिएगा दिमाग में। हमने क्लियर किया है, फिनिश किया कहाँ पे, आपको जर्मिनल एपिथेलियम पे, जिसमें दो सेल पाई जाती थी। एक क्या कहते हैं आपको स्पर्मेटोगोनिया, जिसे जर्म सेल्स कहते हैं, और दूसरी पाई जाती थी सर्टोली सेल। क्लियर हो गया? तो इन्हीं के यहाँ से हम दोनों का देखेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, आपको जर्म सेल्स या स्पर्मेटोगोनिया के बारे में, फिर उसके बाद हम सर्टोली सेल्स को देखेंगे। क्लियर हुआ? तो बेटा मेहनत करते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत से पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक।